भावेश, Bhavesh is the officer of Reliance company. Bhavesh wants to be appointed as a statutory auditor of a company. Can Bhavesh be a statutory auditor of Reliance company? Bhavesh is an officer of Reliance company. ऑफिसर बोलो, एम्प्लॉय बोलो, जो बोलना है बोलो. भावेश के रिलेटिव wants to appointed as the auditor of company. भावेश का एम्प्लॉय wants to be auditor of the company. भावेश is the employee of the company. उस एम्प्लॉय का भी तो कोई एक सब एम्प्लॉय हो सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं. भावेश होल्ड्स अ सीए फर्म. भावेश की जो सीए की फर्म है उसका एक जो पार्टनर है, ही वांट्स टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द रिलायंस कंपनी. भावेश इज ऑलरेडी हैविंग उधारी टूवर्ड्स रिलायंस कंपनी. दैट इज भावेश इज indebted to Reliance company. Can Bhavesh be the auditor of that company? मतलब already associated है, नहीं. Can a CS be a statutory auditor of any company? Can a CWA can be a statutory auditor of a company? कहां पड़ा है जहां पे CS और CWA भी आ सकता है? CS नहीं, CWA भी आ सकता है. इंटरनल ऑडिट अंडर सेक्शन, मैं पूछ रहा हूं 139 अपॉइंटमेंट, जिसका एलिजिबिलिटी दिया है 141 में, उसमें पूछ रहा हूं एक CWA या कंपनी सेक्रेटरी को ऑडिटर बनना है कंपनी का, क्या वो बन सकता है? बन सकता है. ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफाइंड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कैन बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. कौन सा ऑडिटर है ये? इंटरनल ऑडिटर बनना है तो, क्योंकि वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. या फिर ऐसी एक फर्म है, एक ऐसी फर्म है जिसमें टोटल 10 पार्टनर्स है. इस 10 में से 2 सीए है, 3 सीएस है और 5 एमबीए है. इस फर्म को ऑडिटर बनना है रिलायंस कंपनी का, क्या वो बन सकती है? क्यों? सीए है ना, नहीं बन सकती. क्यों? सीए फर्म नहीं हुई, मेजॉरिटी सीए की चाहिए, ऐसा पूरी सीए रहनी चाहिए. अ फर्म वेयर ऑफ majority of partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid. Majority, not all. चलेगा. 10 में से 6 लोग, मेजॉरिटी कब गिनेंगे? 51%. 10 में से 6 लोग सीए रहे, वो फर्म बन सकती है. कितने साल के लिए बनती है एक फर्म? नहीं, 10 साल के लिए नहीं बनती. एक टर्म 5 साल का, और वैसे 2 टर्म. कभी भी 10 साल मत बोलना, क्योंकि 10 साल बोला तो अज्यूम करोगे कि पूरे 10 साल. तो 10 साल कभी नहीं बोलना. 5 साल के 2 टर्म, 5 साल के 2 टर्म एक फर्म के लिए, ठीक है. क्या कभी कोई कंपनी, जिसको मैं दूसरा नाम बोलूंगा बॉडी कॉर्पोरेट, ऑडिटर बनना चाहती है, बन सकती है क्या? एनी बॉडी कॉर्पोरेट वांट्स टू बी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. The following person shall not be qualified. कौन नॉट क्वालिफाइड है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है क्या कभी भी? अदर देन LLP. LLP कौन सा एग्जाम्पल पता है LLP के? अपने 4 बिग 4 बताया था ना. LLP के 4 एग्जाम्पल, डेलॉइट, PwC, EY, KPMG. These are all
LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है फर्म, लेकिन उनको दर्जा कंपनी का दिया जाता है। क्या कभी भी कोई भी कंपनी ऑडिटर बन सकती है क्या? एनी बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। RCF को बनना है, बन सकती है। क्यों? प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी हो गई, कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो किसी भी कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता है। क्या एक ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है क्या? अपने एग्जांपल में कौन था ये? भावेश। एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बिकम स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी। थर्ड, क्या भावेश का कोई भी पार्टनर या भावेश का कोई भी एम्प्लॉय बन सकता है क्या? सो एनी पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये देखो, ये वही है, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये ऊपर था ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, है वही। उसका ना ही पार्टनर ना ही एम्प्लॉय, कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता है। क्या भावेश का रिलेटिव स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है क्या? बन सकता है, बन सकता है, बशर्ते उसने उस कंपनी की 1 लाख से ज्यादा के शेयर्स ना होल्ड करके रखे हो। पहले तो लिखते टाइम ऐसे लिखना कि नहीं बन सकता। एनी पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर is holding any security or interest in a company or its subsidiary or its holding or subsidiary of such holding। आज के बाद से इसको मैं कैश बोलूंगा। कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। एनी पर्सन who or his relative or his partner is holding any security in cash। फिर नीचे आके लिखूंगा बशर्ते प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव, सिर्फ रिलेटिव के लिए बात कर रहा हूं, मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट अप टू दी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। कल ही बोला था, मोर देन लिखना क्या कहीं पे भी? नॉट एक्सीडिंग मतलब नॉट मोर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख से नीचे चलेगा। 1 लाख चलेगा क्या? 1 लाख चलेगा क्या? चलेगा। नॉट एक्सीडिंग 1 लाख मतलब 1 लाख 50 पैसा गया तो गया, 1 लाख चलेगा। ठीक है। थर्ड, क्या भावेश अगर कंपनी के उधारी में है, मतलब उसको पैसा देना है कंपनी को, तो वो अपना ओपिनियन फ्री में दे पाएगा या दबदब के देगा? तो वो दबदब के देने वाला चाहिए क्या मुझे ऑडिटर? वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू बताएगा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ माय कंपनी इंक्लूडिंग ब्रांच बताएगा क्या? तो वो दबदबा अपने को चलेगा क्या? तो अगर कोई भी पर्सन है जो इनडेटेड टू द कंपनी, ये चलेगा क्या? इनडेटेड टू द कंपनी एक्सीडिंग 5 लाख। अगर भावेश ने किसी और के लिए, खुद उधारी पे नहीं है लेकिन किसी और के लिए गारंटी देके रखा है कि मैं दिव्या के नाम की गारंटी देता हूं कि कल जाके दिव्या ने कॉल इन अरियर्स नहीं दिए तो उसके बदले में मैं दूंगा, आइडियली वो इंडेटेड है क्या? अनलेस एंड अनटिल दिव्या फ्रॉड करे या दिव्या पैसा ना दे, तब तक वो इंडेटनेस है क्या? लेकिन उसने गारंटी देके रखी है, मतलब वो दबदबा हमेशा उसके ऊपर रहेगा। जब जब दबदबा है तब तब उसका काम आएगा क्या? जब जब वो दबदबे में रहेगा वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा क्या? तो वो गारंटी दिया हुआ चलेगा क्या? इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। अगर भावेश की किराने की दुकान है और रिलायंस कंपनी की खरीदी की दुकान है, मतलब वो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेस करके बेचता है, सारा दुकान से माल जो जाता है वो भावेश से जाता है, क्या भावेश उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता है क्या? वो हमेशा दबदबे में रहेगा क्योंकि कभी ना कभी उधारी खाता चलने वाला है। सो एनी पर्सन और अ फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी या हैविंग अ बिजनेस रिलेशनशिप विद कैश, सीधा कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग, क्या वो इंसान जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, क्या वो ऑडिटर बन सकता है? नहीं। लेकिन बशर्ते जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आपका प्रोफेशनल सर्विसेज है, परमिटेड टू ऑडिटर। जो आप सर्विसेज दे रहे हो कंपनी को, वो सर्विसेज परमिटेड है ऑडिटर को देने के लिए। ऐसी कौन सी सर्विसेज है? टैक्स ऑडिट दे रहे हो आप, तो ऐसी कौन सी सर्विसेज जो ऑडिटर ने नहीं देना चाहिए? वही तो सेक्शन 144 बोलने वाला है, सर्टन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर। तो मतलब समझ गया कहां से कहां घुसने वाले अपन।
तो भाई अगर वो सर्विसेज के अलावा अगर सर्विसेज देता है चलेगा। सर मैं प्रोफेशनल सर्विस नहीं देता हूं, मैं गुड्स एंड सर्विसेज की देता हूं। कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो नॉर्मल डे टू डे रिटर्न बिजनेस है। सर कैसा? मैं घर पे न्यूज़पेपर पहुंचा के देता हूं। अबे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, मैं कोई कंपनी से एसोसिएट नहीं हो गया इसके वजह से। आया ध्यान में? एक चाय वाला है, सपोज एक चाय वाला रोज चाय देता है, इसका मतलब क्या वो कंपनी के साथ रिलेटेड हो गया? वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, और वो भी वो देता है वही भाव में जो दूसरे दुनिया को देता है। मतलब वो देता है आर्म्स लेंथ प्राइस पे। ये वर्ड बताया था, आर्म्स लेंथ प्राइस, जो मार्केट का प्राइस है उसी पे। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को चाहे 10 रुपया कटिंग देता हूं, तेरे को मैं फोकट में देता हूं। क्यों दे रहा है फोकट में? कहीं ना कहीं तेरा इंटरेस्ट है कंपनी में। उसको भी 10 में देता हूं, तुझे भी 10 में देता हूं, अब तेरी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरा कोई कंपनी में इंटरेस्ट होता है, अगर मेरा कोई कंपनी में इंटरेस्ट होता है और मैं अपने रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट करता हूं अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो क्या होगा? डिसअलाउ होगा। अंडर विच सेक्शन? एक पहले एनी पेमेंट मेड टू अ रिलेटिव, एनी एक्सेस पेमेंट, सॉरी एनी एक्सेस पेमेंट मेड टू अ रिलेटिव। 48(2), 48(3) क्या था? कैश पेमेंट। आया ध्यान में? तो एनी पर्सन हु इज हैविंग अ बिजनेस रिलेशनशिप with a company cannot be a holder, cannot be an hold a position of an auditor, of a statutory auditor in that company. Two exception: if the commercial transaction which are in the nature of professional services which have been already allowed to an auditor and which are not covered under section 144 is allowed. Second, such transaction are of normal commercial business which are in ordinary course of business of that company or of that person. That person can be an auditor of a statutory auditor of that company. Can a body corporate become an auditor of the company? What is the exception of body corporate? What is the exception of body corporate? Three alphabets. Any body corporate other than LLP. Can an employee of the company can become a statutory auditor of the company? Can an officer of the company can become a statutory auditor of the company? Can a person related to that officer or employee of that company become the partner, become the statutory auditor of the company under section 139 subsection 1? Can a person or a partner or an employee which is an employee or a partner of a person or employee of that company? Any person who is indebted to the company can become a statutory auditor of the company. Limit, indebtedness की limit. $5 lakh. Can a person who has given a guarantee to a company for somebody else can become a statutory auditor of a company? Limit. Can a person who is having a business commercial transaction with a company can become a statutory auditor of the company? What are the exceptions? Those services are referred as a professional service and are not referred and not barred by section 144 of that company. Second exception. Ordinary course of business and sold at the price of arm's length price. Clear है? एक को तो भी छोड़ा. If any company, if any relative of a company is having a share capital, if having a share interest in a company, can that person or that relative can become a statutory auditor of that company? No. What amount? Face value, market value, paid up share capital value, structure value, nominal value. पक्का. फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू याद रखना. क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू वर्ड डाल देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना. आया यहां तक का ध्यान में? लॉजिकली any person who is a relative of a director wants to be auditor of the company. Any person who is a relative of the director of the company. Neeta Ambani wants to do audit of Reliance company. क्या फायदा होने वाला है उससे? सेंसलेस बात है. क्या चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको लगता है आप सारी कंपनी के ऑडिट ले लोगे? बॉस, आपके पास मैक्सिमम 20 कंपनी का लिमिट है. इफ योर लिमिट ऑफ 20 कंपनीज हैज बीन एक्सीडेड, यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू लूज वन कंपनी. मतलब एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनीज का ऑडिट कर सकता है? एक इंसान की बात कर रहा हूं. मतलब अगर एक फर्म में 10 पार्टनर है तो वो फर्म कितना ऑडिट ले सकती है? एक इंसान का 20 है. याद रखना.
ठीक है। सो नेक्स्ट है एक्सेप्शन में, मतलब एक्सेप्शन बोल रहा हूं, कौन से लोग नहीं कर सकते? नहीं समझा नहीं। नहीं, 20 में लिमिट है, 10 लिस्टेड 10 अनलिस्टेड, वो ऑडिट में आएगा। लेकिन तो मैक्सिमम 20 है, उसमें भी प्राइवेट कंपनी 20 में आएगा नहीं, स्मॉल कंपनी 20 में आएगा नहीं, डोरमेंट कंपनी 20 में आएगा नहीं, ओपीसी 20 में आएगा नहीं, ये सब की लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी के 400 ऑडिट तेरे पास ले सकता है तू, ठीक है। टैक्स ऑडिट इज डन अंडर विच सेक्शन? टैक्स ऑडिट इज डन अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो पहले क्या बोला मैंने? any auditor can do audit of not more than dash companies. Any auditor cannot do audit of not more than dash companies. 20. Second, fill in the blanks. Any auditor cannot do tax audit under section 44AB of not less than dash क्या बोल सकते हैं, assessees 60 टैक्स ऑडिट मैक्सिमम एक इंसान 60 कर सकता है, कंपनी का ऑडिट मैक्सिमम 20 कर सकता है। तो टोटल ऑडिट एक इंसान 80 कर सकता है। टोटल ऑडिट 60 और 20 80, उसमें कंपनीज एक्ट में 20 बोला है, टैक्स ऑडिट 60 बोलता है। वहां पे नहीं पढ़ा है क्योंकि ये यहां पे लाके एक बार एक साथ लिखाना था, वरना कंफ्यूज हो जाता है। टैक्स ऑडिट के लिए टैक्स अलग है, एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट के लिए कंपनीज एक्ट अलग है, कंफ्यूज मत होना दोनों के बीच में। कंपनीज एक्ट में 20 की लिमिट है, टैक्स ऑडिट में 60 की लिमिट है, पर पर्सन की लिमिट है। कभी सुना होगा तो कोई इंसान अगर सीओपी सरेंडर करना चाहता है तो उसको बोलते सरेंडर मत कर, हमारे इसमें पार्टनर बन जा। क्या फायदा है? उसके नाम पे 20 ऑडिट और 60 ऑडिट एक्स्ट्रा ले सकता है तू वरना स्लीपिंग पार्टनर रख के मतलब क्या रहता? क्या स्लीपिंग पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन दिया जाता है? अंडर विच सेक्शन? 40? Remuneration paid to, whether a remuneration can be paid to a sleeping partner under Income Tax Act 1961 in a partnership firm? No. Under which section? Under which section? 40B. What is the limit of computing 40B? Ashay, what is the limit of computing section 40B under Income Tax Act 1961? Profit. Which profit? Dirty profit, clean profit? Clean profit. उसका क्या करूं? Okay. This is maximum amount of remuneration that can be paid. प्रज्वल था उस टाइम पे 40B में। पूनम, interest paid to a working partner, will it be allowed? Interest paid to a working partner, will it be allowed? Sahil, yes. Unlimited amount. Which amount? Up to 12%. Sahil, any profit earned by a partner from a partnership firm, amount is 8 lakhs. A partner, Sahil, a partner earning rupees 8 lakh as a profit from his partnership firm. Age 38 years. Compute tax on it. Compute tax on it. 8 लाख रुपया कमाया, एज 38 साल है। 8 लाख कहां से कमाया? प्रॉफिट अर्न फ्रॉम योर पार्टनरशिप फर्म। कमा सकता है ना तेरी? हाँ साहिल, किधर देखा? मैं इधर तो देख रहा हूं।
कमा सकता है ना 8 लाख, इनकम टैक्स कितना लगेगा? हाँ 2.5 लाख, 38 ईयर्स है। कंप्यूट इनकम टैक्स, कोई बीच में बोलेगा नहीं, करने देना कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं करते हैं फिर वो एरर होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कैलकुलेशन करके बताना। 2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख, पार्टनरशिप फर्म ने आपको दिया, आप तो इंडिविजुअल हो, तो मैं तो आपके लिए देखूंगा ना, तो वैसे ही होगा ना। हाँ तो 2.5 लाख तक माफ, 2.5 लाख से 5 लाख, 5% कितना हुआ? 12,500 एम प्लस। 5 लाख से 10 लाख 20%, तो 5 लाख का 20, तो 5 लाख का 20% 1 लाख। हाँ तो कितने का? 3 लाख का। अरे वाह, 3 लाख का 20% मतलब कितना? 60,000। 60,000 और 12,500 72,500 प्लस सेस 3% का, 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 कितना परसेंट का? अमेंडमेंट है 4% हो गया है, प्लस सेस 4% का, 72,500 प्लस 4%। पूरा लिखने में 10 मिनट लगेंगे, आंसर 0 मिलेगा। पूछा आशा को क्यों? एग्जाम्प्ट है पक्का। 2 लाख करोड़, कितने जीरो अपने कैलकुलेटर पे आएंगे भी नहीं, इतने का भी तुझे अगर प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, एग्जाम्प्ट, बिकॉज ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म इज पेइंग अ टैक्स एट द रेट ऑफ MMR, दैट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट एट द रेट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हाँ 30%। इंडिविजुअल को जो मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से मुझे मिला, मुझे एग्जाम्प्ट है क्योंकि उसने ऑलरेडी टैक्स भर दिया है। प्रोप्राइटर बिजनेस करता है, हाँ तो स्लैब रेट 5 लाख क्या, लेकिन समझा नहीं मैं, स्लैब रेट बोल रहे हो? 5 लाख स्लैब रेट बोल रहे हो? नहीं वो अगले टाइम भी नहीं, अगले साल के लिए, मतलब मई 20 के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है वो, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड इन सैलरीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड इन सैलरीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन तुमको अमेंडमेंट बताना ही बेकार है, वो 50 अगले साल के लिए है, अपने को सिर्फ 40 है। इधर घोटवा लो, अमेंडमेंट अगले साल के लिए एप्लीकेबल है, अपने को कोई काम नहीं है अमेंड। अब मैं एक अमेंडमेंट ही नहीं बताऊंगा तुमको, मरो सालो तुम। अब बाहर जाके किसी ने कुछ पूछा और तुमने गलत दिया ना, तुम गाली सुन लेना, लेकिन मैं तुमको अमेंडमेंट नहीं बताऊंगा, ये कंफर्म है। अरे 40 है, 50 नहीं है भाई, 40 है, ठीक है। तो any person who wants to be auditor of the company can do maximum company audits of how many companies? Other than, ये 20 में क्या नहीं आता है? Other than OPC, other than small, other than private, सारी private क्या? नहीं, having paid up share capital less than 100 करोड़। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी का शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर हो गया तो 20 की लिमिट में कैलकुलेट करने का। स्मॉल कंपनी में नहीं, मैं समझा नहीं, उसकी लिमिट्स होती है कि ये सारी कंपनीज को स्मॉल कंपनी बोलते हैं, आगे आके आएगा अपने को। जैसे डोरमेंट कंपनी एक होती है, स्मॉल कंपनी होती है, ओपीसी होती है। तो स्मॉल कंपनी मतलब उसमें सारे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं और उसका जो टर्नओवर लिमिट होता है वो 25 करोड़ से ऊपर नहीं जाता है, ऐसा होता है। मतलब पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, ये होती है स्मॉल। और एक होती है डोरमेंट कंपनी, इसमें डोरमेंट भी लिख लेना एक वर्ड, वो आपके वर्ड में डाला नहीं है क्योंकि आपको अभी तक डोरमेंट कंपनी किसी ने बताया नहीं है।
डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है, क्या हुआ डोरमेंट कंपनी पूछ रहे हो? पार्टनर होता है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो फॉर्म तो कर दिया लेकिन उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, और वो कंपनी जानबूझ के फॉर्म करता है, इलीगल नहीं है। मतलब नेक्स्ट लेवल मॉल, नेक्स्ट लेवल मॉल आज मैं अगर खड़ा कर दूं कल की कल बिक जाएगी सारी दुकानें? नहीं ना। और खड़ा करने मतलब आज सोच लिया और कल जाके मैं शक्ल का बूम बूम की पेंसिल लेके से खड़ी हो जाएगी बिल्डिंग? 3 साल लगेगा, 2 साल बिल्डिंग बनने में लगेगा, 1 साल माल बिकने में लगेगा। टोटल कितने हुए? 3 साल तक मेरे को कोई खर्चा नहीं है। मेरे को सीमेंट तो लाना है ना, रेती तो लाना है ना, उसका आरओसी में रजिस्ट्रेशन तो करना है ना, उसके ऊपर का म्यूनिसिपल टैक्स तो पे करना है ना, उसकी अकाउंटिंग फीस तो करवाना है ना, ये सारे ट्रांजैक्शन तो उसी बिल्डिंग के लिए करना है ना। मैं मेरी एक कंपनी बनाता हूं, नेक्स्ट लेवल मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो कंपनी के नाम पे वो बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। तो ऐसी बिल्डिंग, ऐसी कंपनी खड़ी किया है जिसमें कोई भी अभी फ्यूचर अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुए, लेकिन फ्यूचर के लिए मैंने अभी खड़ी करके रखा है। एनी कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्यूचर इवेंट्स, दैट कंपनी इज नोन एज डोरमेंट कंपनी। आया ध्यान में? आई डोंट नो, शायद नहीं, इसीलिए आपको इसमें दिया भी नहीं है डोरमेंट वर्ड, लेकिन वो कहीं ना कहीं कभी पढ़ने में आ गया तो आप ही सोचोगे डोरमेंट तो कभी पढ़ा नहीं। 2 ही कंपनी आपको नहीं है अभी तक के इसमें, एक डोरमेंट और एक फॉरेन। फॉरेन तो आई गेस आपको समझ में आता है, एनी कंपनी इन विच अ फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंट्री इज होल्डिंग नॉट लेस देन 51%, वर्ड इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, दैट कंपनी विल बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। डोरमेंट कंपनी मतलब ये वाली कंपनी। इकोनॉमिक्स के नहीं, मैं समझा नहीं। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हाँ उसका करेक्ट, हाँ फॉरेन डायरेक्ट, भारतीय वॉलमार्ट ना, इट इज एन एफडीआई, इट इज अ एफडीआई भारतीय वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट फॉरेन का है, यूएस का है, और भारतीय इंडिया का है। यही तो भारतीय जिसका एयरटेल आपके पास में, भारतीय एयरटेल है ना, एयरटेल नहीं है, डोकोमो नहीं है ना, टाटा डोकोमो है ना ऐसा। स्टारबक्स नहीं है, टाटा स्टारबक्स है। जैगवार नहीं है, टाटा जैगवार है। अब तो सिर्फ टाटा ही रह गया क्योंकि जैगवार को पूरा ही खरीद लिया टाटा ने, बट जब कोलैबोरेशन होता है तो इस तरीके से होता है। तो एफडीआई मतलब, और उसमें भी अगर और ऐसा है कि एफडीआई के ऊपर आपको और ही पढ़ना है कि एफडीआई किसको कितना मिलता है, तो हर की लिमिट है सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल उठाना, उसमें एफडीआई का एक पूरा चैप्टर है। तो मतलब किसी को 4-5 पेज का चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज चाहिए तो वो उठाना, उसमें बताते हैं कि कौन से सेक्टर में आप कितना इन्वेस्ट करवा सकते हो। कहाँ पढ़ा? अच्छा, मैं वही बोला, यहाँ तो आया नहीं कहीं पे ना। मतलब आर्म्स सेक्टर में अलग होता है, रेवेन्यू सेक्टर में अलग होता है, कंपनीज में अलग होता है, कंपनीज में भी कोई बायोटेक बिजनेस है तो अलग होता है, बहुत है। मतलब वो चार्ट करीबन आएगा आपको 98-100 कंपनीज के बारे में, 100 अलग अलग एंटिटीज के बारे में। नहीं, उसमें वो, क्योंकि उसमें प्योरली एक चैप्टर है। ओके, ठीक है, होगा। आए ध्यान में? ठीक है। अभी इसमें वो बताता है, देख ये अपन केस नहीं पढ़ रहे, सीधा सीधा ये पढ़ लो, द लिमिट इज 20 और इसमें 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स। तो एक फर्म ऑडिट कितना उठा सकती है? 60। ये देखो यही किया है इसने 60। क्वेश्चन देख लेना बाद में, काम नहीं है अपने को। कौन है? संजय दत्त। इसको डायरेक्ट ऑडिटर बनना है कंपनी का। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सीए है, सीए संजय बाबा। तो जेल में चले गए तो तुम तो उसको मार ही डालोगे, क्रिमिनल केस है तो। बतुल कूलिंग पीरियड और भी कहीं आया है? कहां पे आया है? 5 साल का कूलिंग पीरियड किसके लिए, इंडिविजुअल या फर्म? दोनों के लिए। एनी पर्सन who has been convicted by a court of an offense
involving a fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. 10 साल तक घर पे बैठ, लैंग्वेज देखना, and 10 years have not been elapsed from the date of such conviction. जब कन्विक्शन किया था वहां से 10 साल गुजरने के हैं. अगर वो 10 साल गुजरने के हैं तो तू ऑडिटर नहीं बन सकता. 10 साल गुजर गए तब जाके तू ऑडिटर बन पाएगा. लैंग्वेज देखना, ठीक है. और लास्ट, क्या ऐसा कोई भी ऑडिटर को मैं अपना ऑडिट करने दे दूं जिसको मैंने बोला था 144 में काम मत करना, फिर भी वो जाके 144 में काम करके आता है? सर कैसे की? अकाउंटिंग भी वही करता है और ऑडिट भी वही करता है. क्या शाना है? एंट्री भी मैं ही मारता हूं और बाद में चेक भी मैं ही करता हूं. अबे तूने चेक मारा एंट्री तो तू गलत थोड़ी करेगा. और अगर चेक करना तो उसको गलत बोलेगा क्यों? तू एंट्री गलत करेगा और चेक भी गलत ही करेगा ना फिर तो. So any person who has been barred from doing any activity and has been doing any activity under section 144, that person can be an auditor of the company. Any person whose cash or any other firm or entity is engaged on the date of appointment, पहले हुआ करता था तो चलेगा, on the date of appointment in consulting and specialized services as provided in section 144. फिर वो ब्रैकेट में हमको लिख के देता है जो हमको पहले से पता है कि 144 क्या होता है. 144 डील्स विद सर्टेन सर्विसेज नॉट टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर. वही लिख के दिया, मतलब ये बोल रहा हूं मैं. समझा? नहीं सारी. तू 25 करोड़ पता है किसका बोल रहा है? जो बोर्ड्स रिपोर्ट में था कि अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ के ऊपर है तो आपको अपने बोर्ड का एनुअल रिव्यू लेना पड़ेगा. तू उस डायग्राम का सबसे लास्ट वाला पार्ट बोल रहा है. एवरी कंपनी, ये कंपनी के लिए नहीं है, ये ऑडिटर के लिए. तू कौन है? तू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर है क्या? नहीं बन सकता. तू कौन है? तू कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है क्या? नहीं बनता. तू कौन है? तू रिलेटिव एक ऐसे इंसान का, एक ऐसे ऑडिटर का रिलेटिव है जिसने 1.5 लाख का शेयर होल्ड करके रखा है. तू कौन है? एक ऐसा इंसान है जो ऑडिटर बनना चाहता है लेकिन उसने इंडेटनेस करके रखी है 5 लाख से ज्यादा. तू कौन है? तू एक ऐसा इंसान है जिसने गारंटी दिया है 1 लाख से ज्यादा. तू कौन है? तू ऐसा इंसान है जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है कंपनी के साथ. तू कौन है? तू ऐसा इंसान है जो कन्विक्शन के अंदर हुआ और 10 साल तुझे नहीं हुआ. तू कौन है? तू ऐसा इंसान है जो सर्विसेज दे रहा है अंडर सेक्शन 144. तू कौन है? तू ऐसा इंसान है जो तेरे डायरेक्टर का रिलेटिव है. तो ये इंसान के बारे में बात हो रही है, कंपनी के बारे में बात नहीं हो रही है. प्राइवेट कंपनी का ऑडिट करेगा ही क्यों? ऑडिट तो ऑडिट होना चाहिए ना. अगर 25 करोड़ से ज्यादा का है तो तू ऑडिट के बारे में सोचेगा. और प्राइवेट कंपनी में इशू नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कोई शेयर होल्डर्स नहीं है. प्राइवेट कंपनी में कोई शेयर होल्डर नहीं है ना. समझा? पूरा पढ़ो इसको, ये सेक्शन को पूरा. अरे 2 मिनट में पढ़ो यार, इतने फास्ट पढ़ा है. एक बार पढ़ तो लो, इज्जत तो दो उसको कोई. 142 नहीं पढ़ा रहा. रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? जो अपॉइंट करेगा. खत्म. जो अपॉइंट करेगा वो फिक्स करेगा. फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है? उसका रेम्यूनरेशन सीएनएजी देखेगा. फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोर्ड ने नहीं किया तो मेंबर उसका अपॉइंट करेंगे, तो उसका रेम्यूनरेशन भी वही डिसाइड करेंगे. जो अपॉइंट करेगा वही लेगा. सिंपल. 142 खत्म. नहीं, कोई मैक्सिमम अमाउंट नहीं. लेकिन मिनिमम अमाउंट है. डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है. और वो इन कंपनीज एक्ट नहीं बोलता है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बोलता है. अपना जो सीए का एक्ट होता है वो बोलता है. फाइनल में है वो. मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब इंटरेस्टिंग हो. एक्चुअली आपको आईपीसीसी लेवल पे होना चाहिए. इजी चैप्टर, उसको प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हैं. पूछना जाके. बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग. मतलब वो एक्चुअली आपको अभी होना चाहिए था आईपीसी में मेरे हिसाब से. तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है कि आप कुछ गलत काम ना करो उसकी. मतलब गलती से, अब जैसी इसकी आदत है प्रज्वल की कि वो कहीं पे भी जाके शॉप लिफ्टिंग करता है. शॉप लिफ्टिंग मतलब ऐसे वो ऐसे डिस्प्ले में पड़े होते, एक हाथ डाल देते जेब में, फिर जैसे वो बाहर जाता टू 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 टू, वो 2 मशीन के बीच में से आ गया तो आवाज बीप होना शुरू होता है. इसको है ना, पुलिस ने सपोज रिमांड में ले लिया, पुलिस ने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मैंने इसकी कंप्लेंट आईसीआई में कर दिया ना तो इसकी मेंबरशिप छीन सकती है.
बिकॉज हिज एक्शन इज ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द ICI इंस्टीट्यूट. इसको बोलते हैं ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन. तू CA का नाम खराब कर रहा है, क्या बोलेंगे? CA चोरी कर रहा है. क्या उठाया? तो बोले किचन उठाया था S नाम से. फिल इन द ब्लैंक्स. क्या शैलेश के नाम पे ऐसे हरकत है? लीगल हो गया तो कुछ भी करोगे तुम, तो ऐसा नहीं करना. नहीं, तो ऐसे ये सारी उसमें एक्टिविटीज होती है. जैसे जैसे आशय CA बन जाता है. CA बनने के बाद में आशय को अपना AMC खोलना है, तो वो बोलता है कि आपको जितना लोन दिलाऊंगा उसका उतना परसेंटेज मुझे देना. जनरली ऐसे ही होता है. आपको 2 करोड़ का लोन दिला तो 1% मेरा कर दिया ना, सीधा मेंबरशिप छिन जाएगी इसकी. CA इज नॉट अलाउड टू डू सच एक्ट्स. यू कैन नॉट टेक अ परसेंटेज एक्सेप्ट यू आर अ लिक्विडेटर. लिक्विडेटर परसेंटेज पे ले सकता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी या टैक्स ऑडिट, ये 3 लोग ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि ये इंसान कर सकता है, ये इंसान नहीं कर सकता है. तो क्या क्या काम नहीं कर सकते वो 144 में बोला है, और क्या क्या चीजें नहीं कर सकते वो सेक्शन इसमें बोलते हैं, CA एक्ट में बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में. आयदन में हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट है क्या? अंडर सेक्शन 139. हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत है क्या? अंडर सेक्शन 129. हाँ, नहीं. किनको नहीं बनाने की जरूरत है? गवर्नमेंट कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनी को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, और एक बैंकिंग कंपनी को, और एक एनी अदर कंपनी विच इज रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. परफेक्ट. बाकी सबको मतलब करना कंपलसरी है. है, देखो मेरे को कंफ्यूज हो रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. 134 में तो है, वो एकदम नीचे में है 129 में. अच्छा, तो 129 को भी नहीं है, मतलब वो अमेंडमेंट है. ठीक है. अच्छा, एक चीज बताना. ऑडिटर बन के ज़ैनाब जाती है रिलायंस कंपनी में. रिलायंस कंपनी में जाने के बाद में ज़ैनाब सबसे पहले काम करती है, फाइल निकालने लगाती है. फाइल निकाल के लाने के बाद बोलती है सबसे पहले एक काम करना, 2 ग्लास गन्ने का जूस लेके आना, एक पास्ता लेके आना, एक जेली विथ आइसक्रीम लेके आना. इसके बाद में काम की बात ये करती है कि मुझे आपके सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स चाहिए. वाउचर्स पता है? वाउचर्स कैश वाउचर्स जो होते हैं. ठीक है, याद रखना, अगर किसी कंपनी में गए कैश वाउचर 12,000 का दिखा, अकाउंटिंग एंट्री मत करना, आपका क्लाइंट जेल में जाएगा. कैश वाउचर 10,000 के ऊपर का नहीं होना चाहिए. दिमाग लगाना. ऑडिट में आएगा तो वापस ये सारी चीज आएगी. ऑडिट टैक्स के बिना नहीं हो सकता है. ठीक है, तो उसने कैश वाउचर्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाई, सामने वाला मना कर रहा है. अब क्लाइंट बोलता है नहीं दूंगा, चलेगा? ये इसकी ड्यूटी है या ये इसका राइट है? मतलब इसकी पावर में है. ठीक है, इसने इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन मांगी, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ले लिए. बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है उसको सैलरी पेड टू 178 एम्प्लॉइज. जब ये अंदर आई एम्प्लॉय रूम में, एम्प्लॉय कुछ दिखे नहीं खास, 70-80 एम्प्लॉय दिख रहे हैं. इसने बोला मुझे एम्प्लॉय रजिस्टर ला के दो. क्या एम्प्लॉय रजिस्टर कवर अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं. बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है? याद कर, बोला था मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है. वो ऐसा चार्ट था, उसमें से एक एक्सेप्शन था.
बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है बतुल? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये मतलब और क्या तेरे को बुद्धू? नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओपीसी वगैरह हो तो कैश फ्लो की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी। तो इसमें कहीं पे भी आपने दिखा कि एम्प्लॉय रजिस्टर है, लेकिन आपको डाउट आ रहा है, और जब तक आप एम्प्लॉय को चेक नहीं करोगे तब तक आप एम्प्लॉय पे साइन नहीं करोगे। एम्प्लॉय पे साइन नहीं करोगे तो अगर गलती से आपने एम्प्लॉय पे साइन कर दी तो आपने गलत कर दिया तो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी एंड द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफ ऑडिटर आपने गलत कर दिया, और ये गलत किया तो आप अंदर जाओगे अंडर सेक्शन 147 एंड 447। तो मतलब ही आप जब तक अकाउंट्स रजिस्टर चेक, एम्प्लॉय रजिस्टर चेक नहीं करोगे, आप साइन नहीं करोगे, तो जैनब एम्प्लॉय रजिस्टर मांग रही है, वो मना करता है, चलेगा? नहीं चलेगा। इन जैना आपको कोई भी टाइप की इंक्वायरी करनी है, क्या वो कर सकती है? इंक्वायरी में गांव पंचायत नहीं आती है, काम की पंचायत आती है। गांव पंचायत में अच्छा आपके घर में कितने बच्चे हैं, तेरे को क्या करना है, इससे तेरे ऑडिट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरे 4 हो कि 40 हो, तेरे ऑडिट साइन में कहा साइन करने वाली, इसके 40 बच्चे हो, क्या साइन करेगी कहीं पे? तो रेलेवेंट इंक्वायरी करना इज मैंडेटरी, नॉन रेलेवेंट इंक्वायरी करना इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। ठीक है, क्या हुआ? उसके बाद में क्या, जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पूरी लिस्ट होती है, पूरा दिमाग का भाजीपाला होगा जब ऑडिट चालू होगा तब। राइट फ्रॉम एसेट 200 है, सब है अपने को ऑडिट में, इसमें नहीं। हाँ बिल्कुल है। राइट फ्रॉम एसेट 200 टिल 810, (200) से लेके 810 तक। इसके अलावा SRS, SAE, SREE और 4411 सीरीज, वो अलग है, और ये एक चैप्टर है ऑडिट का। हाँ, ऑडिट में मार्क्स नहीं आता है, बताऊंगा वो भी बताऊंगा। ऑडिट में मार्क्स नहीं आते। ऑडिट सेकेंड ग्रुप में फेल करेगा ऑडिट, फर्स्ट ग्रुप में फेल करेगा कॉस्टिंग। ओवरऑल की बात कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं। लॉ फेल नहीं करता है, टैक्स फेल नहीं करता है, अकाउंट्स फेल नहीं करता है। हाँ, लेकिन लॉ तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं देता है, मतलब 50 से तो तुमको 52-53 मार्क आ जाएंगे, लेकिन तुम बोलोगे 58-59 आ जाए, अनलेस अनटिल मेरा सुनो नहीं आएगा 78। कुछ सोच के लाए थे, मतलब कुछ करके लाए थे। उसके बाद में क्या कंपनी में अगर जैना आपको कोई फ्रॉड दिख रहा है तो उसमें रिपोर्ट करना चाहिए क्या? किसको? डायरेक्ट, मतलब आपके घर में मैंने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया, उसको कोई फ्रॉड मिला तो जाके पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटेगी सबसे पहले? किसको बोलेगी सबसे पहले? जो जिसने अपॉइंट किया वो उसको नहीं, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी। कौन है सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी एक कंपनी में? बोर्ड। लेकिन बशर्ते वो जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ से कम हो। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा का है, सीधा जाना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सीधा जाना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मुझे अगर फ्रॉड मिला तो कौन से सेक्शन में रिपोर्ट करना पड़ता है? पढ़ा है अपन ने, 143 सबसेक्शन 12 क्लॉज 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल। करेक्ट। मुझे पता चला, उसके कितने दिन तक वेट करूं? आज मेरे को पता चला, आज मंडे है, आज मन नहीं है, एक काम करता हूं अगले थर्सडे को बताता हूं कंपनी को, बोर्ड को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। नॉट मोर देन 2 days फ्रॉम हैविंग नॉलेज ऑफ एनी फ्रॉड यू हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। लिख मत, है सब है। 2 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट को या 2 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना पड़ेगा कि भाई मुझे फ्रॉड पता चला है। पता होने के बाद, सपोज मैंने बोर्ड को बताया, मतलब आप गवर्नमेंट को तो रिपोर्ट करोगे, साथ में बोर्ड को भी बोलोगे। 45 दिन तक वेट करोगे बोर्ड का रिप्लाई आने के लिए कि भाई ये फ्रॉड नहीं है, इसमें तो ऐसा हुआ था, इसमें वैसा हुआ था, जो भी क्लैरिफिकेशन देगा वो 45 दिन के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना पड़ेगा। 45 दिन के अंदर अगर उसका रिप्लाई आ जाता है तो जो रिप्लाई आया उसके साथ में डिस्पैच कर दे। अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो गवर्नमेंट को बता देना मैंने उसको बोला था लेकिन इसने मुझे अब तक कोई रिप्लाई नहीं किया, आगे की मैटर तेरा। ऐसा सेम
और कहीं तो भी पढ़ा है कि अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जिस दिन होना चाहिए था उसके 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था। क्या था वो? आरओसी को रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट, लास्ट डेट ऑफ एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अगर एजीएम होल्ड होती है तो वहां से 30 दिन, नहीं होती है तो जब होने वाली थी उससे 30 दिन। उस एजीएम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं हुए तो क्या मेरी मीटिंग एडजर्न हो गई? अगर मेरी मीटिंग एडजर्न हो गई, उस मीटिंग में हो सकता है हुए हुए, हो सकता है नहीं हुए, उस मीटिंग में एक्सेप्ट हो गया, वहां से 30 दिन, नहीं हुए तो यहां से 30 दिन। ऐसा पढ़ा था, एक चार्ट था अपने पास, नीचे में था, है ना, जो एब्सेंट थे कि था तो जो एब्सेंट थे लैपटॉप लेके आने बोला था मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या ब्रेक नहीं मिल रहा अभी। बस हो गया खत्म ही हो गया। लॉ खत्म कर रहा हूं आज का सेशन लॉ का खत्म कर रहा हूं। कल सिर्फ 2 सेक्शन है, 140 कल चलो नहीं, अभी टैक्स है, अभी टैक्स है। ठीक है, समझा यहां तक का सेक्शन? साहिल समझा? यहां तक पूरा 143 तक मॉड्यूल का पूरा पढ़ के आना है। 143 तक मॉड्यूल का पूरा पढ़ के आना है। याद रखना, आज जो सेशन हुआ अब से रोज वो सेशन होने वाला है। कॉस्टिंग भी हो सकता है, अकाउंट्स भी हो सकता है। तेरा जितना हुआ मेरे को पता है कितना हुआ, मैं उसका पूछूंगा। थ्योरी पूछने वाला हूं कॉस्टिंग की। बोला ना फेस रीडिंग आती है, तो जो आता रहता है वो क्यों पूछूं ना मैं। बतुल बोलती हाँ ना, वही तो। ठीक है, चल।